ईवीएम से चुनाव नहीं हो करने देंगे। अगर आप ईवीएम से चुनाव की बात करेंगे तो अब ईवीएम को तोड़ने का काम करेंगे कि ये देश एटम बम पे खड़ा है, विस्फोट होगा, देश बिखर जाएगा और कभी कोई संभालने वाला इस देश में पैदा नहीं होगा। ईवीएम से वोट नहीं हो, बैलेट पेपर से वोट हो तो संविधान बच जाएगा और ईवीएम से अगर वोट होती है तो संविधान उसी दिन समाप्त हो जाएगा। एक नाबालिग प्रधानमंत्री, अनपढ़ प्रधानमंत्री झूठ की सीढ़ियों पे खड़ा हुआ और ये दावा पेश करता है कि मैं देश में 400 से ज्यादा सीटें ला करके सरकार बनाऊंगा। कि कौन सी व्यवस्था आपके पास ऐसी है जिससे आप 400 से ज्यादा सीट लाने का दावा करते हैं? कि लोकतंत्र खतरे में है, जनता को मौत के नींद सुलाने की बात कर रहे हैं ये लोग। भारत की राजधानी दिल्ली में तो ये संविधान की बदौलत ही हम लोग गणतंत्र दिवस भारत में मनाते हैं। हम इस परिभाषा को समझे न समझे वो हमारी एक अलग बात होगी, लेकिन पूरी दुनिया में 220 देशों में भारतीय संविधान के रूप में गणतंत्र दिवस पूरे संसार में मनाया जाता है। ये परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की तपस्या का परिणाम। आज इस देश का एक नाबालिग प्रधानमंत्री उस संविधान की महत्वता को न समझते उसको कतल करने का जो काम कर रहा है ईवीएम के माध्यम से, और आज जो हम उस चर्चा पर को करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, ये हम लोग अच्छी तरह समझते हैं कि ये देश एटम बम पे खड़ा है, विस्फोट होगा, देश बिखर जाएगा और कभी कोई संभालने वाला इस देश में पैदा नहीं होगा। ये मेरी मान्यता है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बड़ी तपस्या के बाद संविधान को दिया था देश के लिए। वो इसलिए नहीं दिया था कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जाए। बाबा साहब ने उस समय कहा था कि जिस दिन इस देश में से मेरा संविधान समाप्त हो जाएगा, मेरी हत्या उसी दिन हो जाएगी। ये बाबा साहब ने कहा था। आज भारत के प्रत्येक नागरिक की ड्यूटी है, आज भारत के प्रत्येक नागरिक की ये ड्यूटी कर्तव्य बनता है कि देश को बचाने के लिए संविधान का बचाया जाना जरूरी है। और संविधान बचेगा तो ईवीएम से वोट नहीं हो, बैलेट पेपर से वोट हो तो संविधान बच जाएगा और ईवीएम से अगर वोट होती है तो संविधान उसी दिन समाप्त हो जाएगा। ये मेरी मान्यता है। ये मैंने बहुत सारी जगह कहा है। आज हमारे बीच में अमर शहीद भी नहीं है। आज हमारे देश में, आज हमारे बीच में नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी नहीं है। आज हमारे देश में चंद्रशेखर आजाद भी नहीं है। आज हमारे देश में अब्दुल हमीद भी नहीं है। लेकिन आज हमारे देश में उनकी विचारधारा है, भारतीय संविधान है, जिसको बचाने का कर्तव्य पूरे देश के नागरिकों का मिलता है। एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है। कमाल हो गया, बड़ा अजीब का माहौल बन गया देश के अंदर। एक नाबालिग प्रधानमंत्री, अनपढ़ प्रधानमंत्री झूठ की सीढ़ियों पे खड़ा हुआ और ये दावा पेश करता है कि मैं देश में 400 से ज्यादा सीटें ला करके सरकार बनाऊंगा। मैं पूछना चाहता हूं माननीय नरेंद्र मोदी, आपके पास कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, आपके पास कौन सा सिस्टम है जिससे आप दावा पेश कर रहे हैं कि 400 से ज्यादा हमारी सीटें आएंगी? उसको स्पष्ट कर दे। ये पूरा देश का आवाम पूछता है इस बात के लिए, प्रत्येक देश का नागरिक पूछता है इस बात के लिए। इसका जवाब दो। अब हम पूछता है कि कौन सी व्यवस्था आपके पास ऐसी है जिससे आप 400 से ज्यादा सीट लाने का दावा करते हैं? ये पूछना चाहता हूं इस मंच से। आज एक सोचने का समय आ गया है। मैं धन्यवाद देता हूं आप लोगों के लिए। ये लड़ाई कॉपरनिक्स मार्ग में इस केंद्रीय शासन मुख्यालय से नहीं, ये लड़ाई जमीन तक पहुंचनी चाहिए। ये लड़ाई घर घर तक पहुंचनी चाहिए। ईवीएम से चुनाव नहीं हो करने देंगे। हम पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं। अगर आप ईवीएम से चुनाव की बात करेंगे तो अब ईवीएम को तोड़ने का काम करेंगे। ऐसी मानसिकता हम लोगों को बना लेनी चाहिए। ये जंग, ये तीसरी आजादी की लड़ाई है साथियों। ये आजादी, तीसरी आजादी की जरूरत है। आज हम दिल्ली के शहर में रह रहे हैं। आज हम सुनते हैं हमारी बहन बेटियों की भी इज्जत आबरू लूट ली जाती है। हमारे छात्रों पर चाय फेंक करके उनके शरीर को फूंक दिया जाता है, उनके साथ बलात्कार किया जाता है। इनकी तरफ ध्यान नहीं है मूर्ख प्रधानमंत्री का। इस तरफ ध्यान नहीं है। ध्यान किसकी तरफ है कि सत्ता में आप कैसे हैं। और हम तो ये कह देना चाहते हैं कि तुम सरकार बनाओ, हमें कोई एतराज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाए, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। हम उसका स्वागत करते हैं।
ईवीएम का विरोध करते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है दम कितना बाज हुए कातिल में है। आज जरूरत है तीसरी आजादी की, उसकी लिए लड़ाई हमें लड़नी है। मेरे तो जितने राजनीतिक नेता हैं, मैं भी एक पॉलिटिकल पार्टी का ही पदाधिकारी हूँ। मैंने तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी कहा है कि जिस प्रकार अधिवक्ता गण आवाज उठा रहे हैं ईवीएम के खिलाफ, आपको राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं को भी ये आवाज बनाकर के एक जन आंदोलन की तैयारी कर देनी चाहिए। अगर आप लोग नहीं करते हैं तो उनसे ज्यादा गद्दार राष्ट्र के आप लोग होंगे जो ईवीएम के समर्थन के खिलाफ आप उसके विरोध में आवाज उठाने का काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ अधिवक्ता गणों को, मैं धन्यवाद देता हूँ तमाम साथियों को, भानु प्रताप जी के लिए, मोहम्मद पारसा जी के लिए और दामन मिश्राम जी के लिए, और आपके लिए धन्यवाद देता हूँ मैं। ये आंदोलन का रूप जन आंदोलन में बदलना चाहिए, ईवीएम का विरोध होना चाहिए। ये इधर में बता देना चाहता हूँ, वक्तागण बहुत हैं, ज्यादा मैं बबरी बात को रखूंगा नहीं, बोलने को मैं बहुत बोलता हूँ। मोहम्मद असलम हमारे साथी बैठे हुए हैं, ये आवाज जमीन तक पहुंचनी चाहिए। ईवीएम का विरोध हो, ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, ईवीएम से वोट देने का काम मत करिए, और बैलेट पेपर के सम्मान में बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। और सरकार किसी की बने, हमें कोई इसकी तमन्ना नहीं है प्रधानमंत्री कोई बने, राजा आते हैं चले जाते हैं, बनते हैं, राष्ट्रपति बनेंगे और बनते रहेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे बनते रहेंगे, लेकिन इस देश के लोकतंत्र को बचाना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बन जाता है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि पार्लियामेंट रूपी मंदिर को मैं इसलिए बना रहा हूँ कि इसमें देवता वास करें, इसमें देने वाले वास करें, लेकिन जब इस पार्लियामेंट में अपराधी जुर्मी अत्याचारी घुस जाए तो इस देश के लोकतंत्र को पूरा अधिकार होना चाहिए, इसमें जरा के राख कर देना चाहिए। ये बाबा साहब ने उस समय कहा था। भारतीय संविधान जब दिया था बाबा साहब ने तो उनकी आंखों में आंसू थे, सौंप रहे थे। पत्रकारों ने पूछा कि बाबा साहब आपने तो इतना महान कार्य किया है, आप रो क्यों रहे? मैं इसलिए आंसू मेरे बहा रहा हूँ कि ये भारतीय संविधान जिन पवित्र हाथों में सौंपना चाहता था उन पवित्र हाथों में संविधान आज तक गया नहीं है। 1950 से लेकर के और आज तक आजादी के 72 साल के बाद ये संविधान पवित्र हाथों में नहीं गया। अगर पवित्र हाथों में संविधान जाता, इसका सदुपयोग होता तो इस देश के गरीबों के चेहरे पे मुस्कान होती, खुशी होती, देश का डेवलपमेंट होता। और जब तक इस देश में से जाति धर्म बर्ग समाप्त नहीं होगा, इस देश का कभी विकास होने वाला नहीं है। और जिस दिन समाप्त हो जाएगा उसी दिन से देश का विकास होना शुरू हो जाएगा। हे प्रधानमंत्री, मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम इतने देशभक्त बनते हो तो क्यों नहीं विधायक लोग, तो क्यों नहीं प्रस्ताव लोकसभा में लाते हो जाति के खिलाफ? जाति तोड़ो, भारत देश छोड़ो, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, इंकलाब, जय राष्ट्रवाद। लोकतंत्र खतरे में है, जिसकी बदौलत आज यहाँ कुर्सी पे टाई कोट पहन के भाई लोग बैठे हुए हैं या हम माइक लेके बोल रहे हैं। ये एक लोकतंत्र का ही देन है। अगर ये नहीं होता शायद हम कहीं किसी का नौकरी कर रहे होते, छोटी मोटी, या कहीं किसानी कर रहे होते, हल बैल लेके या ट्रैक्टर लेके कुछ कर रहे होते। लेकिन दिल्ली में आके माइक पकड़ के भाषण देने का सौभाग्य शायद हम लोगों को प्राप्त नहीं होता। तो जिस लोकतंत्र के सहारे गरीब, मजलूम, किसान, नौजवान, महिलाओं को एक सम्मान मिला, उसी लोकतंत्र पे भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा हमला कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि जितने भी इसके सबॉर्डिनेट है, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, सब मिले हुए हैं। इस देश को विनाश करने में कौन कौन मिला है? सारी भारतीय जनता पार्टी, इसके सबॉर्डिनेट, बाबा, ब्यूरोक्रेट, नेता, पत्रकार, ये 5-4 जातियां हैं इस देश में जो लोकतंत्र पे हमला बोल रही हैं और लोकतंत्र को खत्म करने की कसम खा रखी है। जैसे मामा शकुनी ने जब इंद्रप्रस्थ आया था तो उसने कहा कि जब तक इंद्रप्रस्थ का मैं विनाश नहीं कर दूंगा वापस गांधार नहीं जाऊंगा। तो शायद ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता में इसी पर्पज से आई है कि जब तक इस देश का विनाश नहीं कर दूंगा मैं सत्ता नहीं छोड़ूंगा। इसलिए शायद हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं कि मेरा 3rd कार्यकाल भी पूरा होगा। 3rd कार्यकाल क्या पूरा होगा? जनता को मौत के नींद सुलाने की बात कर रहे हैं ये लोग। इसको बचाने का काम अब किस पे आ गया है? देखो, जितने नेता हिंदुस्तान के थे विपक्ष के, मेरे हिसाब से सब फेल हो गए हैं। कोई तार्किक जवाब नहीं ईवीएम का दे पा रहे हैं।
जो आप ईवीएम हटाओ देश बचाओ का नारा दे रहे हैं, इसका कोई जवाब नहीं दे पा रहा और कोई डेमो नहीं कर पा रहा है कि ये कैसे डिफॉल्ट होती है, कैसे इसको यूज करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये कोई ईश्वर की निर्मित चीज तो है नहीं, ये मानव निर्मित चीज है, मशीनरी है। अगर सैटेलाइट की दिशा कंट्रोल रूम में बैठ के मोड़ा जा सकता है तो ईवीएम क्या चीज है। आप अपने मोबाइल फोन से अमेरिका, इंग्लैंड, जापान कहीं भी पैसा भेज सकते हो, तो ईवीएम संचालित क्यों नहीं हो सकती है। मुझे बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन अमेरिकी व्यवस्था कहते हैं जो इलेक्शन होता है, हमारे से 2-2.5 गुना बड़ा देश अमेरिका है, बहुत बड़ा देश है अमेरिका। वहां इलेक्शन होता है तो कहते हैं कि एक बैलेट बॉक्स रखा होता है, ईवीएम रखी होती है, ईवीएम से वोट वहां भी पड़ता है, ऐसा नहीं पड़ता, और सेम डे रिजल्ट आता है। ईवीएम में बटन दबाओगे तो एक पर्ची निकल के बैलेट बॉक्स में जाती है। कहते हैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर कोई दिक्कत आती है तो बैलेट बॉक्स में जो वोट पड़े हुए हैं, वो जो छप्पा मार के डाले हुए हैं, वो उसमें आ जाते हैं, ईवीएम में आ जाते हैं। डालना यही पड़ता है, छप्पा ही लगाना पड़ता है। जो हमारे मोदी साहब भी कहते हैं कि बड़े बड़े देशों में जो ईवीएम देश बनाए हैं वो भी छप्पा मारते हैं, तो वहां जो छप्पा लगा के बैलेट बॉक्स जाता है वो ईवीएम में ट्रांसफर हो जाता है। ईवीएम के रिजल्ट से अगर कोई भी कैंडिडेट या कोई वहां का पक्षधर नहीं है तो उसको गिनती कर लो। क्या ऐसी व्यवस्था जो हमारे यहाँ पर्ची निकलती है, वीवीपैट की पर्ची निकलती है, तो उस पर्ची को टैली क्यों कराते हो तुम? टैली करवा दो। अगर किसी को डाउट किसी कॉन्स्टिट्यूशन में लग रहा है तो वीवीपैट के पर्ची को और ईवीएम में पड़े मतों को टैली करवाओ, दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। अगर ईवीएम नहीं आपको वोट दे रही है, जनता वोट दे रही है, तो फिर डर किस चीज का है? बैलेट पेपर से वोट करवा दो। अगर जनता वोट देगी तो आप भी आपकी सत्ता आएगी और समझ में आ जाएगी सत्ता किसकी आएगी। तो ये लॉयर जो है हमारे देश में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जिला अदालतें, इन लॉयरों की बहुत जिम्मेदारी आ गई मेरे हिसाब से, क्योंकि ये दोनों पक्ष को समझते हैं, कानून को भी समझते हैं। हम लोग हो सकता है कोई अनलीगल काम कर दें, लेकिन आप तो कानून को समझते बहुत अच्छी तरह से। कानून के दायरे में रह के ईवीएम का विरोध करना है। वैसे तो ये विपक्ष के लीडरों का काम है ईवीएम का विरोध करना। अगर सारे हिंदुस्तान की विपक्ष जितनी पार्टियां हैं वो ये कह दें कि मैं ईवीएम से इलेक्शन को नहीं मानता ना, मैं आपके इलेक्शन में शरीक हूं, क्या कर लगी गवर्नमेंट? अकेले सत्ताधारी पार्टी तो वोट करा नहीं सकती, फिर वर्ल्ड का भी प्रेशर हो जाएगा इन पे, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? लेकिन शायद नेता मुलायम सिंह जी, लालू प्रसाद यादव जैसे तरीके, कर्पूरी ठाकुर, आचार्य नंददेव, मधु लिमे, जॉर्ज फर्नांडीज, ऐसा लीडर नहीं है जो कहीं भी रोड पे बैठ जाए कहते भाई हटाओ मेरे को, हटाओ। कैसे हटाओगे? मैं तो नहीं मानता आपकी बात को। ऐसा लीडर हमारे देश में विपक्ष में नहीं है। इसी का फायदा सत्ता पक्ष उठा रही है। करीब ये तो ऐसे लीडर हैं 5 स्टार होटल में रहते हैं, अपने आलीशान मकानों में रहते हैं, रोड पे आ नहीं सकते हैं, जेल जा नहीं सकते हैं, हम जो मर्जी करते रहेंगे, उसका पूरा फायदा सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। आप लोग कानूनी लड़ाई अगर नहीं लड़ोगे तो शायद देश नहीं बचेगा। देश को आप लोगों से बहुत उम्मीद है, बहुत उम्मीद आप लोगों से है देश बचाने के लिए। और मुझे लगता है देश के क्या किसान हो, नौजवान हो, माइनॉरिटी हो, सबकी दिक्कत आप ही लोग सॉल्व करते हो, कोर्ट में आप ही लोग खड़े होते हो, क्योंकि हर आदमी अपना पक्ष जज के सामने प्रस्तुत कर नहीं सकता। जानता सब कुछ है लेकिन वो बोल नहीं पाता, बारी नहीं उसके अंदर में। आप पे भगवान ने दे रखा, पढ़े लिखे आदमी हो, आप इसका विरोध करो। और आप अगर इसका विरोध कर दोगे, सारे न्यायालय पे अगर रोक लग जाए, जितनी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्टें हैं, जिला अदालतें हैं, सब धरने बैठ जाएं, सब बहिष्कार कर दें, तो कैसे इलेक्शन करा लेंगे? इनकी हिम्मत थोड़ी इलेक्शन कराने की है। इलेक्शन के एक पार्टी थोड़ी करा लेगी। आपने देखा चंडीगढ़ में क्या हुआ, 10 मिनट में उसने स्याही लगा दिया और रिजल्ट बदल दिया। तो आप देखो, अगर 20-30 वोटों में इतना बड़ा फ्रॉड हो सकता है, तो जब 90 करोड़ आदमी वोट डालेगा तो कितना बड़ा फ्रॉड होगा। जनता जो चाहती है, सरकार जिसकी बननी होती वो बनने देंगे, आप क्या कर लोगे? मुझे तो लगता है कि अगर तीसरा कार्यकाल साहब का आ गया तो मुझे लगता है कि इस देश में इलेक्शन होगा। जैसे चीन में, रूस में 50-50 के इलेक्शन इकट्ठा हो गया, वैसे हो जाएगा इसमें। और फिर आप राजतंत्र कायम हो जाएगा। फिर आप रोते रहना कि मेरा अधिकार मर गया, मेरा ये मर गया। ये तो वक्त आ गया जब लड़ने की जरूरत है, और पूरे देश के आदमियों को, नौजवान, किसान, अल्पसंख्यक, सबको इकट्ठा होकर ईवीएम के खिलाफ और सरकार के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।